नमस्कार दोस्तों, आज की डिक्टेशन टेस्ट के लिए स्टार्ट। इन दिनों कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब रिश्वत लेने देने वालों और भ्रष्टाचार करने वालों के पकड़े जाने की खबरें न आती हो। राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य के कोने कोने में कार्रवाइयां करता है, मगर लगता है कि इन कार्रवाइयों से लोगों में कोई भय का वातावरण नहीं बन रहा है। एक पकड़ा जाता है तो 10 नए मामले सामने आ जाते हैं। शासन तंत्र में कहीं भी हाथ रखे भ्रष्टाचार के कीड़े धुन की तरह लगे नजर आते हैं। सभी पूछते हैं, ऐसा क्यों है? भ्रष्टाचार का लावा शासन से शुरू होता है और जन जन फैल जाता है। इतिहास के पन्नों में नज़र डालें तो हम पाते हैं कि हमारे सामंती राजा अधिकतर भ्रष्ट रहे हैं। सामंती व्यवस्था में राजा अपनी सत्ता के लिए जो जिए हैं, लड़े हैं और मरे हैं, राजा का हित ही प्रजा का हित माना जाता रहा है। लेकिन जब 1947 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर फैले अपने साम्राज्य की सत्ता कांग्रेस के नेताओं को सौंपकर यहाँ से रुखसत ली और बाद में संविधान सभा ने देश के लिए संविधान रचकर सार्वभौम सत्ता मतदाता के हाथों में दी, तो भारत का प्रत्येक मत देने योग्य नागरिक राजा हो गया। इस आकस्मिक परिवर्तन के लिए हजारों वर्ष से भ्रष्ट सामंती व्यवस्था में वैसी ही बन कर रहने की आदि जनता को खुद अपना भाग्य विधाता बनाने के लिए तैयार होने का वक्त नहीं मिला। चुनावों के जरिए जनता की नुमाइंदगी करने वाले नए राजा बन गए। कई व्यवस्था में वे जनता के नुमाइंदगी थे, मगर उन्हें जनता का निर्वाचित राजा होना ही अधिक रास आया। अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशक में जिस भ्रष्ट सामंती शासन व्यवस्था को अपनाए रखा, उसे बदलने के लिए कोई भी पहल नहीं हुई और ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार के दलदल में सभी समाते चले गए। पैरा। हमारे देश में राजनीतिक विचारों पर जितनी भिन्नता है, उसके मद्देनज़र एक यह उदाहरण है कि जबकि इनमें से ज़्यादातर लोग वही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो जाए, जो भी मुद्दा हो, उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदाकदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बेल्ट की लड़ाई ने ले ली है। उसे प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आज़ादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में ऐसे बदलाव आए हैं, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं हैं। ऐसा समझा जाता है कि आतंकवाद का खतरा टल गया है। बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमारे पाई जाती है, उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिव्यांग राजीव गांधी के लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति का आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत होगा। पैरा। समाज में एक ही राजा नहीं होता, ऊपर से नीचे तक सत्ता के बहुत से स्तर होते हैं और हर स्तर पर व्यक्तिगत स्तर भी सत्ता के लिए वैसे ही उपक्रम किए जाते रहे हैं। यह भी सच है कि आचरण की शुद्धता और भारतीय जनमानस में सबसे अधिक अहमियत मिली हुई है, भले ही व्यवहार में वह कभी नज़र नहीं आई। भ्रष्टाचार के बहुत से आयाम हैं। आज उसका एक आयाम रिश्वत सबसे अधिक उजागर हो रहा है। रोजाना रिश्वतखोरों के पकड़े जाने, उन्हें ऑफिसों और घरों से छापे पड़ने की खबरें आती रहती हैं। बावजूद इसके किसी में भी भय नहीं होता, वह रिश्वत का कारोबार जारी रखता है। सरकारी ठेकों आवंटन में इसका चलन तो हमेशा ही था, मगर अब बड़े पूंजी बाजारों और कारपेट जगत के फलने फूलने के साथ इसे विराट रूप ले लिया है। देश में कुछ ऐसा हाल बना हुआ है कि सरकार में जायज़ काम कराने के लिए भी नज़ारा देना पड़ता है।
इसी से मिलते जुलते भ्रष्टाचार के दो आयाम और है, हेरा फेरी और धोखाधड़ी। राजकोष पर निगाह रखने वाली असंवैधानिक संस्थाएं एसीजी रिपोर्ट में हर साल इन्हें सैकड़ों वायके सामने आते हैं, मगर ये दावा नल धधकता ही रहता है। सत्ता की ताकत का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का विशेष आयाम है। आज यह दुरुपयोग आपराधिक स्तर पर पहुंच चुका है। सत्ता की ताकत पाने की जितनी बड़ी जुगत आज संसदीय लोकतंत्र में है, वह सामंती काल में बाहुबल छल कपट से राज छीन लेने या पा लेने जैसी भयावह हो चली है। हितों का टकराव होता है तो आप सत्ता में हैं और आपके पास जीतने के हैसियत अधिक होती है। सत्ता में बैठकर भेदभाव बरतना और भाई भतीजावाद चलाना भ्रष्टाचार के दोनों अन्य आयाम है। यही वजह है कि सत्ता में पहुंचने की दौड़ ही सर्वोपरि है। वहां पहुंचने के लिए कोई भी सत्ता और साधन अब बुरा या भ्रष्ट नहीं माना जाता है। पैरा देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास और गरीबी उन्मूलन भारत के विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। ग्रामीण विकास का व्यापक दायरा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीणों के जीवन स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है। इसका अर्थ निर्धनतम लोगों की अपने स्थानीय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूंजी का निवेश व उसका विस्तार, उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्पादक विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है। मंत्रालय की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी रोजगार अथवा स्वरोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संरक्षण विकास कार्यक्रम है। इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। पैरा पूछा जा सकता है कि यदि लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति इतनी नापसंदगी है तो फिर लोग क्यों नहीं बिफर पड़ते हैं, क्यों सहन करते हैं? इसका कारण है कि भारत के लोग हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेने की अभद्र क्षमता है। उन्होंने भ्रष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में वैसे ही बनकर जी लेने की गली निकाल रखी है। ऐसा वे सैकड़ों वर्षों से करते आए हैं और अब वे यह व्यवहार उनकी फितरत में आ गया है। व्यक्ति अकेला बिफर कर सत्ता से नहीं लड़ सकता है, वह समझौता ही कर सकता है। दुनिया भर में लड़ाई वैचारिक आधार पर शुरू होती है। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक दलों के झंडे तले लोग एकजुट हो सकते हैं। वैचारिक आधार वाली राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व में बड़े सामंती और उपनिवेशवाद साम्राज्य गिरे, मगर आज नामों के अलावा राजनीतिक दलों में कोई भेद नहीं रह गया है। आर्थिक वैचारिक आधार ध्वस्त हो चुका है। सभी दलों में उनका बोलबाला है जो सिर्फ अपने लिए सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। उनके अपने वे ही होते हैं जिनका सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी चाहिए होती है। परिवर्तन की वाहक अपने बनाने के लिए राजनीतिक दलों में क्षमता क्षीण हो चली है। ऐसे माहौल में राजनीतिक दर्शन और सिद्धांतों की बातें करना बेईमानी होगी। बाजार के मायावी संसार में घोटे सिक्के चला रहे हैं, सपने बेचे जा रहे हैं। मीडिया भ्रष्टाचार की खबरों में चटखारे लेकर उजागर करता है ताकि वह बाजार के लिए सत्ता बना सके। अकादमिक गोष्ठियों का भी अब बाजार बन गया है, वहाँ भी भ्रष्टाचार पर लेक्चर देने के लिए पैसे मिलते हैं। इस माहौल को बदलने के लिए हमारे पास आज कोई नेतृत्व नहीं है, ना राजनीतिक क्षेत्र में ना ही सामाजिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में तो बाबाओं का बाजार सर्वत्र चल पड़ा है। आज़ादी की संध्या पर महात्मा गांधी की राय थी कि अब क्योंकि विदेशी सत्ता नहीं रही जिसे हटाने के लिए कांग्रेस जन आंदोलन बनी थी, तो इस पार्टी को जब तक सत्ता से हटकर देश के आर्थिक और सामाजिक समानताओं और
न्याय के लिए जुट जाना चाहिए, उसी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांधी जी चाहते थे कि सामंती समाज की, लोकतांत्रिक समाज की रचना के लिए काम किया जाए। इसीलिए उन्होंने यह सुझाव दिया है कि अंग्रेज तो सत्ता छोड़कर समाज में लोगों के बीच जाकर काम करना चाहिए, मगर तब के कर्णधारों को लगा कि शासन के जरिए परिवर्तन लाया जा सकता है, मगर ऐसा हो ना सका। कालांतर में निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं नव सामंत बनते चले गए। ऐसे में अब किसी की तरफ देखा जाए, यही यक्ष प्रश्न है। स्टॉप।